फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ बीबीएम के यू सेमेस्टर 1 सेशन 2023 टू 27 एईसी इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका यूनिट 5 का एक टॉपिक था लेटर, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ लेटर, है ना। यानी लेटर का फॉर्मेट क्या रहेगा, देखिए। तो जैसे ही आप लेटर लिखना स्टार्ट करोगे, कहाँ से? सेंडर का एड्रेस से, है ना। सेंडर का एड्रेस लिखोगे यहाँ पर। मान लीजिए कोई सेंडर जिसको हम, यानी जो भेज रहा है लेटर ना, उसका एड्रेस, ठीक है। मान लीजिए हम किसी को लेटर भेज रहे हैं, तो वो अपना एड्रेस यहाँ पर पहले ऊपर लिखाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल कमला नगर बेंगलोर रोड जो भी है वो एड्रेस लिखा हुआ है। फिर एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, उसके नीचे जस्ट क्या लिखेंगे? एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, यानी हम जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, ठीक है। और देन उसके बाद डेट लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद लिखना सैल्यूटेशन, यानी सैल्यूटेशन जैसे हम स्टार्ट करते हैं लेटर कैसे, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम बोल के, तो वहाँ से, ठीक। अब देखिए उसके बाद लिखना है हमें सब्जेक्ट, है ना। किसी भी सब्जेक्ट, तो आपको पता है क्या लिखना जाता है। तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, देन कंटेंट यानी इंट्रोडक्शन होगा उसका, बॉडी, कंक्लूजन वो, और लास्ट में सिग्नेटरी यानी योर फेथफुली या योर सिंसियरली जो लिखते हैं वो, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मेट ऑफ लेटर। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं हमारे लेटर का, कि किस टाइप का लेटर आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्वेश्चन, यू आर नवनीत, मतलब आप नवनीत हो, जो कि आपका एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, बैंगलोर के रहने वाले हो। रिसेंटली आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा है, फ़ोन का जो मोबाइल फ़ोन का ये जो कंपनी है उसका नाम दे दिया, ठीक है। कहाँ से खरीदा वो, और जो फ़ोन का जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो डेवलप्ड, मतलब उसमें प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। एक ही महीना हुआ भी खरीदे हुए, लेकिन फिर भी फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए आपको लेटर लिखना है डीलर को, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस किया, मतलब फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में, और उसको रिप्लेस करने के लिए उसे लिखना है ना। यानी आपने एक फ़ोन ख़रीदा है, ठीक है। आपने एक फ़ोन ख़रीदा है और वो एक महीने में ही ख़राब फंक्शन हो रहा है उसका, तो आपको इसके डीलर को लेटर लिखना है ताकि वो उसके रिप्लेस कर दे या फिर उसे रेक्टिफाई कर दे, ठीक है। तो किस तरह का यहाँ पे देखिए लिखाएगा लेटर, पहले यहाँ पे पहले तो अपना एड्रेस लिखना है ना, अपना एड्रेस, देन डेट, और जहाँ आप भेज रहे हैं लेटर वहाँ का एड्रेस, यानी कहाँ भेज रहे हैं आप, द फोन पॉइंट नाम की एक दुकान है वहाँ पर, और कहाँ पे भेज रहे हैं वो, ठीक है। फिर देन सब्जेक्ट लिखना है ना, सब्जेक्ट, देन हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे सैल्यूटेशन, यानी सर। फिर क्या क्या आपका प्रॉब्लम हुआ, कब खरीदा था वो देखिए, आई हैज परचेज्ड मोबाइल फ़ोन नोकिया फ्रॉम योर शोरूम, व्हील नंबर कहाँ से खरीदा था वो, और कितने तारीख को खरीदा था वो दे दिए। और देन आई वॉज यूजिंग माई सेटिस्फेक्शन सिंस आई बाउट इट, बट फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव नोटिस दैट आई नाउ नीड टू चेंज माई फोन आफ्टर एवरी 4 to 5 hours, है ना। यानी कि सॉरी चार्ज, है ना। तो यानी कि आपने देखा कि आपके फ़ोन जो है चार पाँच घंटा में आपको चार्ज करना पड़ रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। और जबकि इससे पहले आपको हर 24 आवर्स में चार्ज करना पड़ता था फ़ोन, लेकिन अब भी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम फ़ोन में आ गया है जिसके कारण आपको 4-5 घंटा में ही चार्ज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इसको लेकर आपको लेटर लिखना था। देन आपको बस लास्ट में क्या लिख देना, तो बस आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करना है कि इसे रेक्टिफाई करना है, या फिर ठीक है, या फिर रिप्लेस करना है, यानी चेंज करना है, या फिर इसको बदल देना है, या फिर इसको ठीक करना है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ईयर का वारंटी वो दिया था वो भी लिख देंगे बस, और लास्ट में अपना योर सिंसियरली और नेम लिख के ये लेटर कंप्लीट होता है, ठीक है। और भी देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, जैसा कि आप लोग को पूछ रहे थे कि एसी इंग्लिश का क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन पेपर वो कितने मार्क्स का होगा, और क्या बोला रे, हाँ गलती से बोल दिया, तो हम सोच रहे थे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बीबीएम के यू सेमेस्टर 3 सेशन 2022 to 26 का इसी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, पिछले सेमेस्टर का, है ना। तो देखिए इसमें कितने मार्क्स का पेपर था, ये देख सकते हैं आप लोग, 50 मार्क्स का टोटल ये एसी इंग्लिश का आप लोगों का पेपर था, और टाइम था 2 आवर्स, ठीक है। तो देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 ग्रुप थे, और ग्रुप ए में देखिए, ग्रुप ए में एमसीक्यू थे, है ना, 5 एमसीक्यू थे ग्रुप ए में। तो बताइए देख लेते हैं कौन कौन से एमसीक्यू थे। ये देखिए एमसीक्यू नंबर 1 था कि कम्युनिकेशन इज द टास्क ऑफ इम्पार्टिंग, यानी कम्युनिकेशन से हम क्या ट्रांसफर करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, ओके। इसका राइट आंसर इन्फॉर्मेशन होगा। देन देखिए, देन क्वेश्चन नंबर 2 था कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन, हॉरिजॉन्टल आप लोग जानते होंगे जो एक सीधी लाइन में हो, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का किसके किसके बीच में होता है, एम्प्लॉयज़ विद सेम स्टेटस, है ना। यानी वैसे काम करने वाले 2 लोगों के बीच जिनका स्टेटस सेम हो, तो उन लोगों के बीच जब कम्युनिकेशन हो तो उस कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाता है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, यानी रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है? देखिए सिक्वेंशियल मैनर में, इरेगुलर मैनर में, हॉरिजॉन्टल मैनर में या डाटा बेस्ड मैनर में? तो रिपोर्ट हमेशा सिक्वेंशियल मैनर में लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर डी, द फॉर्मल ग्रीटिंग्स विथ विच अ बिजनेस लेटर बेगिंस इज कॉल्ड, यानी जो बिजनेस लेटर होता है उसका शुरुआत कौन से फॉर्मल ग्रीटिंग्स होता है? तो सैल्यूटेशन से होता है। ओके, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल कम्युनिकेशन में सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ओके, तो ये रहा। और देन ग्रुप बी में देखिए 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे, है ना। 15 मार्क्स के कुछ 5 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 3 करना था। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी क्वेश्चन ग्रुप बी का, तो राइट अ नोट ऑन साइलेंट फीचर्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम ओरल कम्युनिकेशन, है ना। मतलब इसमें नोट्स लिखना है हमें कि रिटन कम्युनिकेशन का फीचर्स क्या है और रिटन कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, राइट रिपोर्ट फॉर सबमिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्डिंग द मार्केट पोटेंशियल ऑफ न्यू ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, यानी देखिए ये रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है, तो ये इसको आप ध्यान रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी रिपोर्ट का दिया हुआ है। ओके, तो देखिए रिपोर्ट में क्या था, आपको लिखना था डायरेक्टर ऑफ बोर्ड्स को एक रिपोर्ट जिसमें कि जो न्यू इक्विपमेंट आया है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मार्केट में उसके बारे में, है ना। तो ये आपको लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो इसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके सिलेबस में नहीं दिया है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके सिलेबस में नहीं दिया है, इसलिए इसका ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन ई कोरिस्पॉन्डेंस, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है ना। लेकिन नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश स्किल्स इन टुडेज ग्लोबल जॉब मार्केट, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन का क्या आज के ज़माने में इंपॉर्टेंस है ग्लोबल जॉब मार्केट में, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, जो सेमेस्टर 3 का था AAC इंग्लिश सेशन 2022-26 का क्वेश्चन पेपर, है ना। तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन पेपर आपका भी होगा सेमेस्टर 1 में, है ना, फॉर्मेट इसी तरह का होगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन स्ट्रेटजीज टू ओवरकम दिस बैरियर, यानी कम्युनिकेशन का बैरियर क्या क्या है और इससे ओवरकम करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो देखिए ये रहा आंसर इसका, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर फैक्टर्स दैट हिंडर द इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, है ना। तो बैरियर्स क्या होता है, वैसा कोई फैक्टर जो कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन या मतलब जो कि कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता हो, उसी को बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है ना। दिस कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्लिक्ट्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और कन्फ्लिक्ट हो सकती है और जो कम्युनिकेशन होगा वो भी इनफेक्टिव हो जाएगी, है ना। तो और कौन कौन सा बैरियर्स देख लीजिए, कितने कितने टाइप का बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन में। देखिए कौन कौन सा टाइप का लैंग्वेज बैरियर है ना, जो भाषा के कारण होने वाले जो बाधा उत्पन्न होती है कम्युनिकेशन में वो। देन फिजिकल बैरियर, है ना, जो फिजिकल डिस्टेंस था। फिर इमोशनल बैरियर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये टाइप है बैरियर का। देन देखिए कल्चरल बैरियर, पर्सनल बैरियर, है ना, ये सब टाइप है बैरियर का। अब देखिए इसका स्ट्रेटेजीज, है ना, टू ओवरकम दिस बैरियर्स एंड इनहेंस कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन एम्प्लॉय वेरियस स्ट्रेटेजीज, है ना। यानी इस बैरियर इन जो भी बैरियर्स था हम देखें तो उनको ओवरकम करने के लिए और बिजनेस कम्युनिकेशन या कोई भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम कौन कौन से स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे। तो ये देखिए हम अपनाएंगे एक्टिव लिसनिंग, है ना, अच्छे से ध्यान से सुनेंगे किसी कम्युनिकेशन को, तभी हमारा जो होगा मिस कम्युनिकेशन नहीं होगा, यानी बाधा उत्पन्न नहीं होगा। और क्लियर कम्युनिकेशन, है ना, क्लियर कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन के दौरान सिंपल लैंग्वेज का यूज होगा। अवॉइड jargon या हार्ड वर्ड्स जो रहता है ना वो, तो उनको यूज़ नहीं करना है। और क्लैरिफाइंग इन्फॉर्मेशन जो होगा वो बिल्कुल क्लैरिफाई हो ताकि सब समझ जाए। और देखिए फीडबैक, है ना, क्योंकि फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए, तब भी तो जो कम्युनिकेशन होगा उसमें बैरियर्स बाधा उत्पन्न नहीं होगा। ओके, और है देखिए क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के दौरान नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें भी अच्छा ध्यान देना चाहिए, ना, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब अच्छा होना चाहिए। देन कल्चरल सेंसिटिविटी, है ना, ध्यान रखना पड़ेगा। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी किसी भी कम्युनिकेशन को करने से पहले अच्छे से डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के दौरान जाना चाहिए। तो ये रहा हमारा बैरियर्स और उसके स्ट्रेटेजीज कम्युनिकेशन के। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्किल्स टू इफेक्टिव पब्लिक स्पीच, है ना, यानी पब्लिक स्पीच को अच्छा बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सा एक स्किल हम अपनाएंगे। तो देखिए क्या क्या है, हियर आर सम स्किल्स कैन हेल्प टू
गिव एन इफेक्टिव पब्लिक स्पीच, यानी वे स्किल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि इफेक्टिव बनाएंगे पब्लिक स्पीच को, है ना। यानी पब्लिक स्पीच हम देने जाएंगे तो अच्छा स्पीच किस तरह से दे सकते हैं, देखिए बी प्रिपेयर्ड, है ना, हमेशा तैयारी करके जाना चाहिए हमें। फिर बी कॉन्फिडेंट, बोलते समय स्पीच देते समय हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। बी क्लियर एंड कंसाइज, यानी क्लियर वर्ड का यूज होना चाहिए, यूज सिंपल लैंग्वेज, है ना, और हार्ड और टेक्निकल टर्म्स का यूज कम से कम करना चाहिए ताकि जो मैसेज है वो पूरी तरह से क्लियर एंड कंसाइज हो। बी इंगेजिंग, है ना, यानी इंगेज रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पब्लिक स्पेस तो कोई आदमी दिया जा रहा है लेकिन जो ऑडियंस है वो बोर हो रहा है, नहीं, ह्यूमर क्रिएट करके रहना चाहिए, है ना। और फिर ऐसा टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ऑडियंस को भी अपना अटेंशन दे उसमें, ठीक है। बी पैशनेट, पैशनेट रहना चाहिए, ओके। फिर बी योर सेल्फ, है ना, ट्राई टू बी समवन यू आर नॉट, है ना, मतलब जैसे हो आप वैसे ही रहो, किसी दूसरे के जैसा बनने की कोशिश मत करो। और देखो बी प्रिपेयर्ड फॉर क्वेश्चंस, है ना, एंटीसिपेट द क्वेश्चन और योर ऑडियंस माइट हैव बाय द प्रिपेयर्ड आंसर देम। अगर मान लीजिए आपकी ऑडियंस कुछ क्वेश्चन कर रहे हो तो उनके लिए तैयार रहेगी, आप उसका आंसर दे पाओ। फिर बी प्रोफेशनल, प्रोफेशन के तरह ही आप पेश आओ। फिर बी रिस्पेक्टफुल एंड बी ग्रेटफुल। तो ये सब है हमारे पब्लिक स्पीच को इफेक्टिव बनाने के स्किल। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है देखिए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन एंड हाउ इट इज डिफरेंस फ्रॉम ओरल कम्युनिकेशन, डिफरेंट, है ना। तो ये क्या क्या फीचर्स रिटन कम्युनिकेशन के और ये ओरल कम्युनिकेशन कैसे, ओरल कम्युनिकेशन से कैसे डिफरेंट है ना। तो देखिए, तो फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या क्या है, ये परमानेंट रिकॉर्ड, है ना। रिटन कम्युनिकेशन जब होता है तो ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है ना, क्योंकि इसे हम सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, है ना। देन देखिए क्लैरिटी एंड प्रिसीजन सॉरी, तो जो रिटन कम्युनिकेशन था उसमें क्लैरिटी होती है और वो प्रिसाइज होता है। और देखिए नेक्स्ट ये फॉर्मेलिटी, यानी ऑफिशियल जो ऑफिशियल वर्क के लिए होता है वो रिटन कम्युनिकेशन ही इस्तेमाल किया जाता है। और टाइम टू कंपोज, यानी रिटन कम्युनिकेशन को कंपोज करने में थोड़ा टाइम लगता है। और डिस्टेंस कम्युनिकेशन, और रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो ना वो ट्रांसफर होता है जियोग्राफिकल बैरियर, यानी जियोग्राफिकल बाधा, मतलब जियोग्राफी को तोड़कर भी, यानी बॉर्डर, है ना, को तोड़कर भी एक दूसरे से जो मैसेज है वो पहुंच सकता है। कैसे देखिए, जैसे एक पीपल है इंडिया में, ठीक है, और उससे अपना मैसेज पहुंचाना है, तो आप लोग जानते हो रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल ही है सोशल मीडिया। तो उसके द्वारा हम जो है अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं दूसरों देश में भी, है ना। ये तो ये जियोग्राफिकल बैरियर, तो ये हो गया इसका फीचर्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब देखिए कि रिटन कम्युनिकेशन कैसे डिफरेंट है ओरल कम्युनिकेशन से, ओके। तो देखिए यहाँ पे मीडियम, यानी दोनों का मीडियम जो है वो अलग अलग है ना। जबकि रिटन कम्युनिकेशन रिटन रिकॉर्ड्स पर आधारित होता है और पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, जबकि जो ओरल कम्युनिकेशन है वो बोला हुआ कम्युनिकेशन है, यानी जो बोलकर कम्युनिकेशन करते हैं वो स्पोकन है, और जबकि जो लिख कर करते हैं वो है रिटन कम्युनिकेशन। स्पीड, यानी है ना, ओरल जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही फास्टर है रिटन कम्युनिकेशन के यानी ओरल जो कम्युनिकेशन है वो आसान है रिटन कम्युनिकेशन के कंपेयर में। और फीडबैक, देखिए ओरल कम्युनिकेशन का जो फीडबैक मिलता है वो जल्दी ही मिल जाता है, क्योंकि हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बोल कर रहे होते हैं, तो जो फीडबैक है तुरंत मिल जाता है। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में फीडबैक मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। और देखिए नॉन वर्बल क्यूज, तो आप लोग जैसे जानते होंगे कि जो ओरल कम्युनिकेशन है उसमें नॉन वर्बल क्यूज, यानी जो फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन है इसमें नॉन वर्बल क्यूज का कोई भी ध्यान नहीं रखना पड़ता है। और फॉर्मेलिटी, देखिए रिटन कम्युनिकेशन तो फॉर्मल है ना, जो ऑफिशियल है, लेकिन जो ओरल कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल नहीं होता है। तो ये कम्युनिकेशन ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हाउ इज बिजनेस कम्युनिकेशन इज इसेंशियल नाउअडेज, मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन आज के समय में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप लोग जानते हो कि अभी फास्ट स्पेस्ड और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है ना, तो अभी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है, तो बहुत ही कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो कोलेबोरेशन, टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी को बढ़ाता है ना। और देखिए इसका क्लियर एंड कंसाइज होता है ना। क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन जो होता है वो एक्सपेक्टेशन, गोल और ये सब ऑब्जेक्टिव, ये सब, और एम्प्लॉयज़ का जो होता है, एम्प्लॉयज़ का जो वर्क होता है उसको अचीव करने में मदद करता है, ठीक है। और देन देखिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर क्रूशियल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यानी अच्छे से हम कम्युनिकेशन करेंगे, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, तभी तो जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रॉन्ग। देखिए communication plays a vital role in resolving conflicts, addressing issues and providing feedback in a कंस्ट्रक्टिव मैनर, प्रोमोटिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, यानी जो कम्युनिकेशन होगा उससे जो एम्प्लॉय होंगे यानी काम करने वाले वर्कर होंगे उनको, उनके लिए जो होगा इन्वायरमेंट वर्क का वो अच्छा होगा, है ना, पॉजिटिव वर्क सेटिस्फैक्शन होगा।
देन बहुत सारे जो कंस्ट्रक्टिव मैनर है उसको प्रमोट करने में, मतलब कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है इन सब चीज़ों में। और देखिए अभी जो टुडेज ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट, अभी जो है ग्लोबल बिजनेस का ज़माना है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो नेसेसरी है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। विद द रिस्क ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स एंड प्लेटफॉर्म, बिजनेस नीड टू अडॉप्ट leverage टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। यानी अभी जैसे रिस्क भी है डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म का, तो बिजनेस जो होगा वो बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में और कम्युनिकेट करने में, तो यहाँ भी बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देन बिजनेस कम्युनिकेशन जो होगा वो किसी ब्रांड का कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, है ना, उसका वैल्यू, उसका मैसेज पब्लिक तक पहुँचाएगा और पब्लिक को उस पर इन्फ्लुएंस करेगा और पॉजिटिव रिपोर्टेशन बढ़ाएगा। तो ये सब भी महत्वपूर्ण है बिजनेस कम्युनिकेशन आज के ज़माने में। देखिए कि मिसकम्युनिकेशन क्या है और ये कैसे होता है। तो देखिए मिसकम्युनिकेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो मिसकम्युनिकेशन क्या है? मिसकम्युनिकेशन तब होता है जबकि इफेक्टिव, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छा से नहीं पहुंच पाता है दो लोगों के बीच में या दो पार्टी के बीच में। ओके, तो ये इसका कारण बहुत सारा है ना, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके मैंने बताया था। देखिए कल्चरल फैक्टर है, मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अटेंशन, एक्टिव लिसनिंग, तो ये सब है। मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू कन्फ्यूजन, मिसकम्युनिकेशन के कारण कन्फ्यूजन हो सकती है, कन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, चाहे वो ग्रुप के बीच में हो या एक इंडिविजुअल्स के बीच में हो, है ना। नेगेटिव मतलब पर्सनल रिलेशनशिप इससे खराब हो सकती है। जो वर्क इन्वायरमेंट है और उस पर भी असर डालता है क्या? मिसकम्युनिकेशन। तो इसे हमें मिसकम्युनिकेशन को अच्छे से सुधारना चाहिए ताकि जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो जाए, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पाए। तो इसको लिए हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब जो तरीका है वो अपनाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग, डायलॉग एंड ग्रुप डिस्कशन इन डिटेल। तो ठीक है, मोनोलॉग, डायलॉग और ग्रुप डिस्कशन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है हमें। देखिए मोनोलॉग क्या होता है, मोनोलॉग, डायलॉग, तो ये सब जो है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है और इसमें क्या क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर मोनोलॉग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। मोनोलॉग एक फॉर्म है कम्युनिकेशन में जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन स्पीक करता है कंटिन्यूअसली, है ना, बिना किसी इंटरप्शन के, और ये वन साइडेड कन्वर्सेशन होता है ना। और मोनोलॉग, और मतलब मोनोलॉग ज़्यादातर यूज होता है परफॉर्मेंस में, स्पीच में या प्रेजेंटेशन में या फिर स्टोरी टेलिंग है, जो कहानी सुनाता है उसमें। तो इन सब चीज़ों में मोनोलॉग का यूज होता है। ठीक है, जो प्राइमरी फोकस रहता है इसका, स्पीकर प्राइमरी फोकस रहता है जो कि पूरा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। और इसमें जो होता है, इसमें फीडबैक का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, ऑडियंस का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए डायलॉग, डायलॉग क्या है? डायलॉग कम्युनिकेशन है, तब मतलब दो लोगों के बीच या दो पार्टी के बीच में जब कम्युनिकेशन हो तो वो डायलॉग कहलाता है। जिसमें जो कन्वर्सेशन है वो, उसमें दोनों पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, चाहे वो लिसनर हो या सेंडर हो। ठीक है, डायलॉग्स फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी, और जो गोल होता है डायलॉग का वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन तो जानते हैं, जो ग्रुप में डिस्कशन हो, है ना, तो मल्टीपल पार्टीज के बीच में एक साथ जब किसी स्पेसिफिक टॉपिक या इशू पे डिस्कशन हो तो वो होता है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन भी फॉर्मल हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो गोल ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज जनरल, मतलब ग्रुप डिस्कशन का गोल क्या है? मेन गोल उसका आइडियाज़ को जनरेट करना और बहुत सारे व्यू पॉइंट को रखना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डिसीजन बनाना, है ना, कोई प्रोजेक्ट को लेकर डिसीजन बनाना हो, तो ये सब है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो और देखिए, तो ये हमें इससे पता चलता है कि जो तीनों है, मोनोलॉग, डायलॉग और ग्रुप डिस्कशन, एक तीनों से अलग हैं, मतलब एक दूसरे से अलग हैं। ओके, तो ये रहे कुछ 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पैराग्राफ भी दिया हुआ है ना, यानी जो कॉम्प्रहेंशन, तो उसका मतलब होता है कि अनसिन पैसेज, तो वो भी आ सकता है ना। तो देखिए ये पैसेज है कुछ, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, तो ये पैसेज कुछ इस तरह दिया गया था पिछला साल। ठीक है, तो गांधी जी वॉज फर्स्ट, गांधी जी के बारे में कुछ पैसेज है ये। ओके, देखिए ये रहा पैसेज। तो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम्स में कुछ पैसेज भी आ सकते हैं ना, क्योंकि दिया हुआ है कॉम्प्रहेंशन यानी अनसेंट पैसेज। तो ठीक है, ये जो प्रोज पैसेज है उसको पढ़ना है आपको, और उसके आधार पे जो क्वेश्चन है उनको ढूंढ के इसमें से करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये आया है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, ये आया है। देखिए ये गांधी जी के बारे में कुछ ये पैसेज दिया हुआ है अनसीन। ओके, ये कुछ कॉफ़ी उनके बारे में, देखिए कॉफ़ी वो पसंद करते थे या कुछ, तो इनके बारे में, गांधी जी के बारे में ये पैसेज है पूरा। ये देखिए पूरा पैसेज गांधी जी और उनका जो कॉपी पसंद था या नहीं, वो उनके पैसेज है। और देखिए, और ये देखिए अनसिन प्रोज है ना, अनसिन जो पोएम है वो पोएटिक पीस, तो ये भी आ सकता है क्योंकि पोएम का एक पीस दे देगा और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं उसके आंसर। ठीक है, और ये है पोएम जो कंप्लीट हुआ यहाँ पर, और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन हैं आप दिए हुए। ओके,
देन देखिए यहाँ पर एक इस रिपोर्ट है ना, क्या है देखिए, यू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, यानी कि आपने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया जिसका टॉपिक था क्या क्या मतलब सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है हमारे मेंटल हेल्थ पे, तो उस पर आपको रिपोर्ट तैयार करना है। और देखिए यहाँ पे लेटर का एग्जाम्पल एक, यू आर अविनाश अनिका द प्रेसिडेंट ऑफ पर्ल सोसाइटी आदर्श नगर, यानी आपका नाम है अविनाश अनिका और आप प्रेसिडेंट है पर्ल सोसाइटी के, और यहाँ पर जो आपके रेजिडेंट है वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी मतलब इनफ्रिक्वेंट अवेलेबिलिटी यानी पानी की कमी है, तो उसको लेकर आपको एडिटर को लेटर लिखना है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं रेजिडेंट्स में वो बताने के लिए, है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा फ्रेंड्स एईसी इंग्लिश का। तो फ्रेंड्स ये सब थे आपके बीबीएम के यू सेमेस्टर 1 एईसी इंग्लिश सेमेस्टर मतलब एईसी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।